तो चलिए विस्तार से शुरुआत करते हैं। बीजेपी में तैयारी उन सांसदों के टिकट काटने की हो रही है जो इंटरनल सर्वे में पास नहीं हुए, क्योंकि एक बार फिर 2019 के पैटर्न पर बीजेपी सांसदों का टिकट काटने के लिए मन बना चुकी है। और इसको लेकर पीएम मोदी ने यूपी के एनडीए सांसदों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 से ज्यादा सांसदों के टिकट कट गए थे, तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 80 से ज्यादा एमएलए के टिकट काटे गए थे। और टिकट काटने की रणनीति 2024 में भी देखने को मिल सकती है और माना यह जा रहा है कि 14 सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है, जिसमें परफॉर्मेंस और उम्र को आधार माना गया है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 24 के चुनावी चक्कर में अब टिकट पर टक्कर है। कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, कुछ का टिकट कटेगा, क्योंकि पीएम मोदी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर चुके हैं कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे। उम्र दराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में सभी को समायोजित करना काफी मुश्किल है। ये बातें पीएम मोदी ने दिल्ली में यूपी के सांसदों से बातचीत के दौरान कही थी और इसी मीटिंग में टिकट की गाइडलाइंस भी तय हो गई। किसको टिकट मिलेगा और किसे आराम दिया जाएगा। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो 70 की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी के 2 इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में 3 बातों को आधार बनाया गया है। पहला आधार सांसदों की उनके क्षेत्र में परफॉर्मेंस, दूसरा आधार सांसदों की उनके क्षेत्र में लोकप्रियता, तीसरा आधार सांसदों की उम्र और उनकी एक्टिविटी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, उसका केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है जीत का। इसके लिए बीजेपी किसी का टिकट काटने में गुरेज नहीं करती, तो दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने में भी परहेज नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों से पिछले दिनों बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सीधे तौर पर यह संकेत दिए कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बातचीत में इस बात को सीधे तौर पर कहा कि कोई भी सांसद अपना टिकट पक्का ना समझे। ये भी उन्होंने कहा उन सांसदों से अगर किसी का टिकट कटता है तो उसका बेहतर समायोजन भी होगा। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो कई सांसद हैं उनके टिकट भी खतरे में हैं। पीएम ने सांसदों को समझाते हुए यहां तक कहा कि एनडीए में सहयोगी दलों की वजह से कई सांसदों को टिकट से समझौता करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, मीटिंग में एक सांसद ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया तो मोदी ने समझाया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी सीट छोड़नी पड़ सकती है। यानी बीजेपी में टिकट कटना तय है, लेकिन किसका, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। खैर, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत के लिए लक्ष्य तय कर चुके हैं और इस टारगेट को पाने के लिए अब उन चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा जो एक्टिव हैं, लोकप्रिय हैं और जिनका परफॉर्मेंस बेहतर है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली और बीजेपी एमएलसी हरी सिंह ढिल्लों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। आरोप है कि दानिश अली ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया और नारे लगाने पर बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध के बीच भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर शुरू हो गया विवाद। आखिर भारत माता की जय से परहेज क्यों? भारत में भारत माता पर आपत्ति क्यों? वंदे मातरम कहने से क्यों घबराए दानिश अली? राष्ट्र के नाम जयकारों पर क्यों छिड़ गया घमासान, ये वो तमाम सवाल है। और सवाल ये भी कि क्या दानिश अली को नारे में भी वोट बैंक दिखता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा माजरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमृत भारत माता की मौका अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यक्रम का था, लेकिन इस कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे पर विवाद शुरू हो गया। भारत
बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे से की, वैसे ही बीएसपी सांसद कुंवर दानिश को आपत्ति हो गई और भारत माता की जय के नारे का विरोध करने लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमृत एक भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह दावा किया जा रहा है कि दानिश अली ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया और दलील दी कि कार्यक्रम बीजेपी का नहीं बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना का है। तो फिर ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं जिस पर वहां मौजूद बीजेपी और बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, फिर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीएसपी सांसद का विरोध इस कदर होने लगा कि बात तू मैं पर पहुंच गई और फिर जुबानी जंग में बात अपमान पर आ गई और सवाल उठने लगे। भारत माता की जय के नारे से क्या परेशानी है? आखिर भारत माता की जय का विरोध क्यों? क्या दानिश अली को भारत माता से आपत्ति है? भारत माता नहीं तो अब कौन से नारे लगेंगे? और यही सवाल वहां मौजूद बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बीएसपी सांसद दानिश अली से पूछते रहे। दरअसल अमरोहा में बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों से भिड़ गए और तर्क दिया कि जब कार्यक्रम बीजेपी का नहीं तो भारत माता की जय के नारे क्यों लग रहे हैं। और इसी सवाल के जवाब में दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। इसके बाद सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर जुबानी हमले करने लगे और दानिश अली की समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए। जिस मातृभूमि के अन्न, जल और वायु को ग्रहण करके शरीर इतना बड़ा हुआ, उस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने मात्र से बसपा सांसद दानिश अली बिलबिला उठा। भारत माता की जय सुनते ही उसके कान में जैसे पिघले शीशे चले गए हो। आखिर ये मानसिकता जो है आज प्रकट होकर बाहर आ गई। हालांकि इस विवाद के बाद न्यूज 18 पर बीएसपी सांसद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का विरोध नहीं किया था, बल्कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही नारेबाजी को लेकर ऐतराज जताया, क्योंकि कार्यक्रम किसी पार्टी का न होकर भारत सरकार का है, इसीलिए नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री के आमंत्रण पर मेरा मौजूद रहना अनिवार्य था, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई। लेकिन वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पार्टी के नारे लगाए, पार्टी के नेताओं के लिए नारेबाजी शुरू करी, उस पर हमने अपना विरोध दर्ज कराया। यानी बीएसपी सांसद दानिश अली की सफाई में कितना दम है, ये वीडियो बता रहा है कि उन्होंने अनावश्यक नारेबाजी का विरोध किया या फिर भारत माता की जय के नारे का, क्योंकि विवाद इस नारे के विरोध के बाद से शुरू हुआ और ये दावा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। अमरोहा से न्यूज 18 के लिए शिव ओम शर्मा की रिपोर्ट। और बात ज्ञानवापी की कर लेते हैं। ज्ञानवापी विवाद में छिड़े महासंग्राम में एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद आज चौथा दिन था, जिसमें कई ऐसे सबूत मिलने की बात सामने आ रही है जिससे मंदिर होने का बोध होता है। दरअसल ज्ञानवापी में लगातार 4 दिनों का सर्वे आज पूरा हो गया और चौथे दिन यानी कि आज करीब 7 घंटे ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि एएसआई ने व्यास तहखाने में आज सर्वे किया और इस दौरान कई धार्मिक खंडित देव विग्रह मिलने की बात सामने आ रही है। साथ ही मगरमच्छ की खंडित मूर्ति मिलने का भी दावा किया जा रहा है। अब आपको इससे जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ना टूटने देना जो अपना भाईचारा है, त्रिशूल डमरू कमल कहता कि ज्ञानवापी हमारा है। त्रिशूल 350 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जा रहा है जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है। और एक बार फिर पुख्ता प्रमाण की खोज के लिए सर्वे किया जा रहा है, जिसे 4 दिन पूरे हो चुके हैं।
लगातार ज्ञान व्यापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। आज एएसआई सर्वे का चौथा दिन है, जिसके तहत एएसआई टीम आज सुबह 8 बजते ही ज्ञान व्यापी परिसर में पहुंची और कुछ देर बाद जब हिंदू और मुस्लिम पक्षकार और अधिवक्ता पहुंचे तो सुबह 9 बजते ही एएसआई ने एक बार फिर से ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के पहले दिन एएसआई की टीम सुबह 7 बजे जैसे ही ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई, पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर दिया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दरअसल सर्वे टीम में 40 लोग शामिल हैं, 4 टीम में 10-10 लोग शामिल हैं। बिना खुदाई के सर्वे किया जा रहा है, एक एक चीज पर रिसर्च किया जा रहा है, सबूत के लिए वीडियो और फोटो ली जा रही हैं। मतलब साफ है, कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सर्वे से उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है जिससे मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जा सके। मशीन थी GNSS, उसके माध्यम से इन्होंने 3D इमेजिंग किया। 3D इमेजिंग वो सैटेलाइट से कनेक्टेड मशीन थी और उससे पूरा इन्होंने जो है 3D इमेजिंग की और आज जो है पूरा ये मैपिंग भी कर रहे थे, कंप्लीट इन्होंने किया। आज हम लोग ब्यास जी के तहखाने में भी नीचे गए, वहाँ भी सफाई हुई और वहाँ भी सारी चीज़ें साफ सुथरा करके ये सर्वे कर रहे थे, जाँच कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। पूरी मैपिंग और पूरी स्केलिंग का काम हो गया। अब ज्ञानवापी सर्वे के लिए 4 हफ्तों का समय मिला है, यानी 1 महीने तक सच की खोज जारी रहेगी। ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या में भी एएसआई सर्वे किया गया था, इसी तरह ज्ञानवापी से भी तमाम सबूत मिलने का दावा किया गया है। तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया जा रहा है, जबकि इन सबूतों को मुस्लिम पक्ष नकारता रहा है। वहीं साधु संतों ने भी मुस्लिम पक्ष पर निशाना साधा और सर्वे को रोकने को साजिश करार दिया। सर्वे जो है वह स्पष्ट रूप से बता देता है कि इसमें क्या है। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ भगवान का वह लिंग है और त्रिशूल है, वहाँ का श्लोक लिखे हुए हैं, उसे बहुत चीज़ ऐसे हैं जो मंदिर को दर्शाता है। यह सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की बड़ी जीत है, यह संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। कहते हैं कि जिस तरह से अंधेरा जो है सूर्य को ढक नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए भले जो है तो बादल छा जाएं, उसी तरह से जो संविधान का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए लोग टांग भले अड़ा लें, लेकिन जीत सत्य और न्याय की ही होती है। ज्ञानवापी की लड़ाई में हिंदू पक्ष की 5 ऐसी मांगे हैं जिन्हें ना तो मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार होगा और ना ही ज्ञानवापी के नीचे मंदिर का सबूत मिलने तक अदालत कोई फैसला दे पाएगी। हिंदू पक्ष की पहली मांग, पूरा ज्ञानवापी परिसर मंदिर का हिस्सा घोषित हो। दूसरी मांग, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो। तीसरी मांग, मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगे। चौथी मांग, हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिले। 5वीं मांग, मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिले। हालांकि मामला अब अदालत में है। ज्ञानवापी में सर्वे टीम अपना काम कर रही है और जो साक्ष्य मिले हैं उसे सबूत के तौर पर दिखाने के लिए सहेज कर रख रही है, ताकि काशी को 350 साल पुराने विवाद से मुक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सत्र को सही ढंग से चलाने पर बात की। हालांकि अपील का असर कितना होता है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर संग्राम छिड़ सकता है। बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को भी विपक्ष मुद्दा बना सकती है। बाढ़ और सूखा के साथ किसान और नौजवान पर भी संग्राम छिड़ सकता है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले सदन में शांति को लेकर अपील की जा चुकी है। इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सोमवार से सत्र का आगाज हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। विपक्ष और सरकार में जुबानी वार भी देखने को मिलेगा। माजरा साफ है कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र खासा हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कानून व्यवस्था का सवाल फिर उठाएगा, तो सत्ता पक्ष भी सरकार की उपलब्धियों के साथ सदन में जवाब देने के लिए तैयारी कर ली है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष पूरी तैयारी से पहुंचा और सदन में तमाम मुद्दों पर चर्चा की अपील की।
विपक्ष ने इस बैठक में तमाम मुद्दों को उठाया और कहा कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति जताई। जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो भी तय हुआ है, कल से शुरू होने वाले सत्र में उसके अनुसार सदन व्यवस्थित ढंग से चले। दोनों सदन, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ये सरकार की ओर से यही प्रयास है और हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष भी अपना वही आचरण दिखाएगा जो एक रचनात्मक, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। सर्वदलीय बैठक खत्म हुई, किन किन इश्यूज को लेकर के डिस्कशन हुआ, क्या चर्चा? देखिए, सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से अपेक्षा की गई कि जो मुख्य विपक्ष है इसका सहयोग रहे चलाने में। तो सदैव सकारात्मक चीज़ों में समाजवादी पार्टी का सहयोग रहा है, किंतु जब उत्तर प्रदेश में आज किसान संकट में है, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में न्यूनतम से कम वर्षा हुई है, नहरों में पानी मिला नहीं है, अघोषित बिजली कटौती रही है, तो आज किसान संकट में है। इस बैठक में बीजेपी की सहयोगी दल और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए। तो हाल ही में एनडीए से गठबंधन कर चुके ओम प्रकाश राजभर का भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से आमना सामना हुआ। बैठक से निकलते ही राजभर एसपी पर हमलावर हो गए। परंपरा तो यही लोग डाले हैं ना, कैसे किसे चलता है। बसपा के समय क्या था, कितना चलता था, सपा के समय, आज हम लोग तो उससे अधिक चला रहे हैं ना। वो हमारे अध्यक्ष जी का जितना है चलता रहता है, लंबा चलता है, रात में चलता है, ऐसी चर्चाएं होती हैं। पहली बार है कि इतने लोगों को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। पहले तो बस खाली प्रमुख लोग बोलते थे, बाकी लोग खाली बैठे रहते थे। आज सबकी आवाज़ को हम एक नए इस प्लेटफार्म पर हमारी सरकार बोलने का अवसर दे रही, बहुत बड़ी बात है। अब विपक्ष का काम है, खाली विपक्ष का काम है वो विरोध करना। देखिए, विपक्ष के पास सच ये है कि सही बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। आज पूरा देश कहीं बाढ़ से जूझ रहा है, कहीं सूखे से जूझ रहा है किसान। आज प्रदेश में ज़रूरत है इस समय वृक्षारोपण की, उससे निपटने के लिए कि भविष्य में ये स्थिति न पैदा हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब विपक्ष का एक रोल हो गया है कि विरोध करना। कल सुबह 11 बजे मॉनसून सत्र का आगाज होगा। इस बार मॉनसून सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं, तो विपक्ष और सरकार में आमना सामना भी होगा। विपक्ष इस बार छुट्टा जानवर, महंगाई, खासतौर पर टमाटर के दामों को लेकर सदन में हंगामा करने की तैयारी में है। विपक्ष सदन में तमाम मुद्दों पर संग्राम छेड़ सकता है, तो सरकार ने भी विपक्ष को विकास के मुद्दे से जवाब देने की तैयारी कर ली है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती सत्र शुरू होने से पहले ही महंगाई जैसे मुद्दों पर ट्वीट कर चुकी हैं। मतलब साफ है, बारिश के सीजन में कल लखनऊ की सियासत सुबह से ही गर्म रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के साथ ही बीजेपी अब वोट फीसद बढ़ाने की नीति पर भी काम रही है और इसके लिए शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पार्टी की विशेष नजर है। और पश्चिम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग देने जा रही है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी की सभी 80 सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है और लक्ष्य को साधने के लिए वोट फीसदी बढ़ाने की नीति पर काम करने का फैसला किया है। इसके लिए शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर पार्टी की नजर है, लिहाजा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका आगाज पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से हुआ तो अंजाम गोरखपुर में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करती रही। लगातार अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी कार्य पद्धति को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते रहे। हम अपने सभी नवनिर्वाचित जो भी हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, इनका भी अलग अलग स्वरूपों में अभ्यास वर्ग के माध्यम से
उनका काम, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही, सरकार के कामों में उनके प्रति जवाबदेही, सारे विषयों पर हम प्रशिक्षण करते रहे। बीजेपी की कोशिश है कि गांव-गांव तक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेन कर सीधे तौर पर लोगों से जोड़ा जाए। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्र में पार्टी शुरुआती दौर में मजबूत रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2014 के बाद विस्तार हुआ है, यानी बीजेपी की समर्थन का दायरा बढ़ा है। अब इस दायरे को वोट में बदलने के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। वहीं पार्टी इसी मिशन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने वोट फीसद बढ़ाने का फैसला किया है और इस पर खास कर नजर है ग्रामीण क्षेत्रों पर। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के ग्रामीण क्षेत्र बीजेपी के लिए ठीक साबित नहीं हुए थे, इसलिए सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए बीजेपी ने 2024 में इन सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।